गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। और आज दोस्तों आपकी सोशल स्टडी की ये जो क्लास है ये आपको देखने के लिए मिल रही है। आपकी ये जो क्लास है वो शाम 6 बजे से आपको रेगुलर मिल रही है। तो और जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लासेस अभी तक अटेंड नहीं की वो लोग चैनल पर जाकर सोशल साइंस वाली प्ले लिस्ट को देख लें। यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की सोशल साइंस की प्ले लिस्ट, उसमें पुरानी सारी क्लासेस उपलब्ध हैं। अभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लासेस चल रही हैं, इसके बाद आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आज ये आपके ऑब्जेक्टिव की जो श्रृंखला है सीरीज समाप्त होगी। इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला कैसे स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो स्टार्ट होंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होने के जस्ट बाद पिछले जितने भी सालों के पुराने पेपर हैं 2016 से लेकर 2023 तक के, वो सारे पेपर आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, उसमें आपके सभी तरह के क्वेश्चंस होंगे। ओरिजिनल पेपर्स के जो ओरिजिनल पेपर होता है वही आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर का डीएलएड बीटीसी से संबंधित जो पल की अपडेट है वो भी आपको मिलती है और लगातार क्लासेस भी लगातार आपको यहाँ पर दी जाती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और यहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो अपडेट है वो भी लगातार दी जाती है। ठीक है, तो आज का इस क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है 81 नंबर के। इससे पहले के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए, तो आप लोग जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर सारी क्लासेस को अटेंड कीजिए। पहले सवाल है, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष क्या है? जो गुप्त संवत था, ठीक है, वो किस सन से स्टार्ट हुआ था ये आपको बताना। ठीक है, गुप्त संवत किस सन से स्टार्ट हुआ था ये आपको बताना। और ये सारे जो सवाल हैं वो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्लासेस में आ चुके हैं। ठीक है, और इसके साथ ही अलग से भी आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं 20 से 30% जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं से ही आपके एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट फायदा होगा, लाभ होगा। ठीक है, लाभदायक है आपके लिए क्लासेस, इसलिए आपने एंड तक कंप्लीट जरूर अटेंड करें। तो इसमें पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जो गुप्त संवत था वो किस सन से स्टार्ट हुआ था? सन 390 से, सॉरी दोस्तों, सन 319 ईस्वी से या 375 ईस्वी से, सन 380 ईस्वी से या 335 ईस्वी से। तो आपको पता होगा कि जो गुप्त संवत है वो आपका स्टार्ट हुआ था सन 319 ईस्वी से। कितने? सन 319 ईस्वी से आपका ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आ इज राइट होगा। ऑप्शन आ, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आपका दशावतार मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, दशावतार मंदिर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जो दशावतार मंदिर है ये कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ पर है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो भूमरा में, देवगढ़ में, खजुराहो में या भीतरगांव में? ठीक है, किस जगह पर है? ये जो आपका दशावतार मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में। उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर ज़िला है, ठीक है, वहाँ से अगर कोई भाई बहन हमसे जुड़ा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की ये ललितपुर ज़िले में, और उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर ज़िला है, ठीक है, इसी में एक जगह है देवगढ़। ठीक है, कौन सी जगह है? देवगढ़। तो ये उसी जगह पर स्थित है दशावतार मंदिर। ठीक, इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो दशावतार मंदिर किस जगह पर? ये देवगढ़ में। और देवगढ़ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बता दीजिए पाल वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने, लक्ष्मण सेन ने, गोपाल ने या फिर देवपाल ने? तो जो पाल वंश था आपका प्राचीन काल में, इसकी जो स्थापना थी वो गोपाल ने की थी। ये प्रश्न ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, लेकिन फिर से आपकी ये रिवीजन हो रही है। अगला सवाल आपका सम्राट अशोक के बारे में हर व्यक्ति जानता है। सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक, इनके पिता का नाम आपसे पूछा जा रहा है। बिंदुसार था या बिंबिसार था या चंद्रगुप्त मौर्य था या कौटिल्य था? तो अशोक के पिताजी का क्या नाम था ये आपको बताना है। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिंदुसार। ठीक है, अशोक के पिता का नाम क्या था? ये बिंदुसार, बिंदुसार के ये पुत्र थे। इसके बाद आपका अगला सवाल है, बाघ की गुफाएं किस जगह पर? जो बाघ की गुफाएं हैं, ठीक है, फेमस गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो दोस्तों आपकी ये जो बाघ की गुफाएं हैं ये आपकी कौन सी स्टेट? मध्य प्रदेश। ठीक है, कैपिटल, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में है ये। तो बाघ की गुफाएं किस जगह पे? मध्य प्रदेश स्टेट में। इसके बाद आपका अगला सवाल है, यहाँ पर एक नाटक का जो है वो लिखा हुआ है मुद्रा राक्षस। इस मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मुद्रा राक्षस नाटक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? ठीक है, शूद्रक हैं, विशाख दत्त हैं, कालिदास हैं या भारवी हैं? ठीक है, मुद्रा राक्षस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, और ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। मुद्रा राक्षस नाटक के जो लेखक हैं वो हैं आपके विशाख दत्त। कौन? विशाख दत्त। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन बा
इज़ राइट। इसके बाद आपका अगला सवाल है 87, गुप्त काल की भाषा कैसी थी, यानी कि जो गुप्त काल में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो कौन सी थी, हिंदी थी, पाली थी, संस्कृत थी, प्राकृत थी, कौन सी थी। तो गुप्त काल में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो पाली थी, संस्कृत थी, प्राकृत थी या संस्कृत थी। ठीक है, प्राकृत थी या संस्कृत थी, हिंदी, पाली, इन चार में से एक लैंग्वेज थी। वो लैंग्वेज आपको बताना। तो गुप्त काल में जिस लैंग्वेज यानी कि भाषा का यूज़ किया जाता था वो था आपका संस्कृत। कौन सी लैंग्वेज थी, संस्कृत थी। ऑप्शन द बिल्कुल राइट आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार जो क्लासेज हैं वो सभी सब्जेक्ट की दी जा रही हैं। अगला सवाल आपका, सल्तनत काल में सैनिकों को नकद यानी कि कैश में वेतन देने की प्रणाली किसने अपनाई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, सल्तनत काल में, ठीक है, कैश यानी कि नकद वेतन देने की प्रणाली किसने अपनाई। इल्तुतमिश ने, रजिया ने, नसरुद्दीन शाह महमूद ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो सल्तनत काल में सैनिकों को नकद वेतन देने की जो प्रणाली अपनाई की वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाई गई। ठीक है, और घोड़े दागने की, घोड़े पर निशान लगाने की व्यवस्था भी इसी के द्वारा की गई थी। बाजार नियंत्रण की अच्छी प्रणाली थी अलाउद्दीन खिलजी की। तो ये सारे जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही सल्तनत काल में सैनिकों को नकद वेतन दिया जाने लगा। इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना ही है, बताइए पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो किस तरह से हुई है। पृथ्वीराज रासो एक किताब है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो के, इनके अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो कैसी हुई है। पृथ्वीराज रासो, ठीक, यह यहाँ पर जो बुक है उसके अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो किस तरह से हुई। प्राचीन क्षत्रियों से, ब्राह्मणों से, दो विदेशियों से या फिर अग्निकुंड से। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा क्षत्रियों से। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार, ठीक, जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, प्राचीन क्षत्रियों से। इसके बाद आपका अगला सवाल है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है। जो सूफी संत हैं, महान सूफी संत, ठीक है, मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, तो इनकी जो दरगाह शरीफ है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है। आगरा में है, लखनऊ में है या फिर कानपुर में है या फिर दिल्ली में, बता दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर आगरा में, आगरा के फतेहपुर सीकरी में एक सूफी संत है सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती, इनकी दरगाह कहाँ पर है, जिला आगरा, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा ज़िले में है, तो फतेहपुर सीकरी में किनकी दरगाह है, सलीम चिश्ती की। इसके बाद यहाँ पर आपको पता होना चाहिए लखनऊ में आपका इमामबाड़ा है, ठीक है, भूल भुलैया है। ठीक है, लखनऊ में क्या क्या, लखनऊ में आपको पता होना चाहिए इमामबाड़ा, भूल भुलैया, ये सारी चीज़ें किस जगह पर हैं, ये आपकी लखनऊ में। ठीक है, इसके बाद दिल्ली में, दिल्ली में यहाँ पर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। ठीक है, किस जगह पर, दिल्ली में, दिल्ली में किसकी दरगाह, निजामुद्दीन औलिया की। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो वो है आपकी अजमेर शरीफ में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद आपका अगला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, ठीक है, क्या पूछा है, यहाँ पर आगे देखेंगे अगला सवाल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगले सवाल में 91 नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है कि पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था। ठीक है, जो पल्लव थे उनका प्रसिद्ध बंदरगाह के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, जहाँ से जहाज़ वगैरह चलते थे, पानी के माल उतरता था, ठीक है, व्यापार होता था। पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था आपका कांची। ठीक है, 4 बंदरगाह के नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, कांची, तंजौर, महाबलीपुरम, बेंकी। तो कांची में इनका प्रसिद्ध बंदरगाह था, किनका, पल्लवों का। इसके बाद आपका अगला सवाल है, सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहते थे। जो प्रांत होते थे छोटे छोटे, उनको क्या कहा जाता था, राज्य बोला जाता था, परगना बोला जाता, इक्ता बोला जाता या सिख बोला जाता था। तो सल्तनत काल में जो प्रांत होते थे उनको आपको बोला जाता है इक्ता। ठीक है, क्या बोला जाता था, इक्ता बोला जाता था। ठीक है, पर सल्तनत काल में जो छोटे छोटे अलग अलग प्रांत होते थे उनको क्या बोला जाता था, इक्ता बोला जाता था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है 93, भूकंप जब आता है आपको पता ही होगा, तो भूकंप किसके द्वारा नापा जाता है। भूकंप नापने की जो इकाई है, ठीक है, जो यूनिट है, इसके द्वारा भूकंप नापते हैं, मापक के द्वारा, रिएक्टर के पैमाने पर या समताप पर या फिर मिलीबार में। ठीक है, तो जो भूकंप मापने की इकाई है वो आपका रिएक्टर स्केल। ठीक है, रिएक्टर स्केल के द्वारा ही आपका जो भूकंप है ये मापा जाता है। ठीक है, इसकी तीव्रता कितनी होती है, ये किस पर नापा जाता है, रिएक्टर स्केल पर ही भूकंप की जो तीव्रता है वो मापी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए 94 नंबर की सवाल है, संगमरमर, व्हाट इज संगमरमर। संगमरमर क्या है, रूपांतरित शैल है। शैलें आपकी 3 तरह की होती हैं, रूपांतरित शैलें, आग्नेय शैलें और परतदार शैलें। तो जो संगमरमर पत्थर होता है वो किस तरह की शैल का एक एग्जाम्पल है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जो संगमरमर है, ठीक है, ये जो संगमरमर होता है ये आपका परतदार शैल का एग्जाम्पल है। किसका, परतदार शैल का उदाहरण है। किसका, परतदार शैल का उदाहरण है संगमरमर। ठीक है, जो ताजमहल बना हुआ है वो संगमरमर के पत्थर से ही बना हुआ है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। तो जो यहाँ पर संगमरमर पत्थर होता है ये परतदार शैल का उदाहरण है। इसके बाद आपसे अगला सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए, अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है
यहाँ पर आप देखेंगे। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि 95 नंबर में समुद्र तल से ऊपर उठते हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये समुद्र है और कहीं एक जगह पर ये विशालतम जो भूभाग है, ठीक है, ज़मीनी, ठीक है, स्थल जो है ये ऊपर उठा हुआ है, तीनों तरफ से समुद्र वगैरह है। ठीक है, तो इस भूभाग को क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसे आपका महासागर बोलते हैं, ठीक है, या स्थलमंडल बोलेंगे, या महाद्वीप बोलेंगे, या जलमंडल बोलेंगे। तो समुद्र तल से जो ऊपर की तरफ उठा हुआ भाग रहता है, ठीक है, इसे आपका महाद्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महाद्वीप। ऐसा भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, ठीक है, उसे हम महाद्वीप बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, 96 नंबर का ये सवाल है, बताइए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखें। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल महासागर या काला महासागर, ये आपको बताना है। ठीक है, किसको? आपको बताना है। बताइए कौन सा महासागर सबसे बड़ा है। तो जो आपका 1 नंबर पर आपको लिखा हुआ है देखने के लिए मिल रहा है ऑप्शन आ हिंद महासागर, ये बिल्कुल राइट होगा। हिंद महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ये आपको याद रखना है। कैसा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। ठीक, इसके बाद अगला सवाल है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डीपीएसपी बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट में, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया? हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको किस देश के संविधान से लिया गया? संविधान को अलग अलग पार्ट्स में बनाया गया और कोई सा पार्ट्स किसी देश के संविधान से लिया गया, कोई सा पार्ट्स किसी देश के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से अलग अलग जो संविधान के पार्ट्स हैं वो अलग अलग देशों के संविधानों से कलेक्ट किए गए हैं। तो उसी में एक जो पार्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो लिए गए हैं वो है आपका आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया, यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। इसके बाद इस क्लास का आपका ये अंतिम सवाल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमसे जुड़ सकें। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके भैया बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। निजी यानी कि प्राइवेट और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व किस में पाया जाता है? निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व यानी कि दोनों क्षेत्र आपस में मिले हुए किस में रहते हैं? साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित में, या समाजवादी अर्थव्यवस्था में, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो इस सवाल का आपका करेक्ट यानी कि राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। सारे सब्जेक्ट की जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, 1-2 क्लास की सब्जेक्ट रह गई, वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप जो प्रीवियस क्लासेस को अगर नहीं देख पाएँ तो चैनल पर जाकर अलग अलग सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट हैं वो आपको मिल जाएंगी, और आप अपनी सुविधानुसार प्लेलिस्ट में ही सारी क्लासेस को जो है वो देख लीजिए। और परीक्षाओं तक आपकी जो तैयारी है वो एकदम धमाकेदार तरीके से कराई जाएगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।